हेलो एवरीवन, आई एम रक्षा रघुवंशी और इस लेक्चर में हम फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा पॉलिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, फंडामेंटल राइट्स। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं हमारे यहाँ जो भारत के जो नागरिक हैं उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं जिससे कि वो अपनी जिंदगी यहाँ पे बहुत अच्छे से फ्रीली जी सकें। तो उनको कुछ अधिकार दिए गए हैं जो कि उनको पैदा होते ही मिल जाते हैं। ठीक है, इसको संविधान में संशोधन करके बदला नहीं जा सकता। कुछ चीजें अगर इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए बोली जाए तो बात अलग है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तीन तरह की चीजें आती है एक तो फंडामेंटल राइट्स, एक आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज और एक आते हैं डीपीएसपी। ठीक है, सेम तरह की चीजें हैं ये। ठीक है, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कर्तव्य और फंडामेंटल राइट्स हमारे मौलिक अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है मौलिक अधिकार। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी इसी से पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकारों को भारत के संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। तो भारत के जो नागरिक हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कौन देता है? भारत का संविधान देता है। ठीक है, भारत का संविधान हमें मौलिक अधिकार देता है। ओके, अब इनको कब संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 26 नवंबर 1949 को इनको अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इनको उपयोग में लाया गया था। आपको पता है कि प्रस्तावना हमने 26 नवंबर को ही अपनाई थी। ठीक है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट थी उसको कब 26 नवंबर 1949 को ले लिया गया था। बाकी पूरा का पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, तो इनको उपयोग में कब से लाया गया? 26 जनवरी 1950 से लाया गया था और जिस दिन प्रस्तावना बनी थी उसी दिन इनको भी अपनाया गया था। ठीक है, ओके। भारत के संविधान में ये किस भाग में है? तो पार्ट 3 में है। आर्टिकल कहां से कहां तक? तो 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। अभी तक हमने 2 पार्ट पढ़े। सबसे पहले हमने किसकी बात की? देश की बात की। भाई सबसे पहले तो एरिया की बात करेंगे ना, एरिया। ठीक है, हमारा देश, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, संघ और इसका राज्य क्षेत्र 1 से लेके 4 तक, आर्टिकल 1 से 4 तक भाग 1 में। फिर दूसरा पार्ट आया पार्ट 2 में। हमने किसके बारे में बात की? एरिया बात कर ली। अब इसमें जो लोग रह रहे हैं ना उनकी सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में हमने बात की। किस आर्टिकल से लेके 5 से लेके कहां तक? 11 तक। ठीक है, ये उसके बाद हमने पार्ट 3 जोड़ा। पार्ट 3 में हमने किसकी बात की? यहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों की। सबसे पहले हमने बोला कि ये जगह होगी, इस जगह पे ये जो लोग रहेंगे उनकी नागरिकता मिलेगी और उनको जो नागरिकता, जो लोग नागरिक होंगे ना उनको ये अधिकार होंगे जीवन जीने के लिए। सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन है कि भाई उनको ये चीजें मिलनी है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो 12 से 35। ठीक है, ये आपके मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। ओके, क्लियर है यहाँ तक आपको? अब ये आपको पता है कि 26 नवंबर को अपनाए गए थे, मतलब कि किसी संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए थे, ये उसी दिन से थे। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट्स, इसमें कई बार पूछा जाता है कि क्या इनको संविधान में कब जोड़ा गया था, किस आर्टिकल में जोड़ा गया था। तो ये पहले दिन से ही है। ओके, इनको जोड़ा नहीं गया था। अब बात करते हैं आपके कौन कौन से मूल अधिकार हैं। सबसे पहले आता है हमारा राइट टू इक्वालिटी। हमारा क्या आता है? सबसे पहला राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा कौन सा है? राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा कौन सा है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। पांचवा आता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, मतलब कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट। और फिर आता है आपका 6 वाला राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज मतलब कि संवैधानिक उपचार कर सकते हैं हम। तो ये हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके मौलिक अधिकार। इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा इक्वालिटी का, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यहाँ पे हमने 12 से लेके 35 तक पढ़ा। ठीक है, तो 12-13 में आपकी परिभाषा के बारे में लिख रखा है, 12 में डेफिनेशन है। क्या लिख रखा है कि राज्य की परिभाषा है पहले, उसके अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, प्रत्येक राज्य की सरकार, विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकार जो भी हैं और जो भी इसके अंदर रह रहे हैं वो सबके बारे में बताया गया है। परिभाषा मतलब कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो भी मतलब मूल अधिकार हैं उनके बारे में बताया गया है और मतलब मूल अधिकार जो हैं उनको किस तरह से कम किया जा सकता है उसकी सबकी विधियां आपके आर्टिकल 13 में लिख रखी हैं। तो 12 और 13 हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन। 12 में 13 में आपका उसको मूल अधिकारों से असंगत और उनको कम किया जाए, उनका एक तरह से डिग्रेशन किया जाए। तो
तो उसकी, ठीक है, तो डिग्रेड किया जाए, अल्पीकरण किया जाए, तो उसकी विधियां आपकी 13 में लिख रखी है। तो आपको फाइनली पूछा कहां से जाता है, 14 से पूछा जाता है। तो समानता का अधिकार, पहला अधिकार है हमारा समानता का अधिकार, वो किसमें दे रखा है, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, 4, ठीक है, 14 से 18 तक। फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23, 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ये आपको याद होना चाहिए, लाइन से याद हो जाएंगे, अभी मैं याद ही करा के भेजूंगी आपको। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ठीक है, 29, 30, और संवैधानिक उपचार का अधिकार 32 से लेके 35 तक, ठीक है, ये आपके अधिकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समानता की। हम ऐसे समझ लेते हैं कि दो बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का था, ठीक है। तो सबसे पहले जब जो लड़की थी उसने बोला कि मुझे, अपने पेरेंट्स से बोला कि मुझे इसके इक्वल अधिकार चाहिए, मुझे समानता चाहिए, हम दोनों को सेम मानो आप, ठीक है, सेम मानो हम दोनों को, हम दोनों में डिफरेंस मत करो। सबसे पहले इसने क्या बोला, हमें क्या चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, ठीक है भाई। पेरेंट्स ने बोल दिया ठीक है, हम तुम दोनों को समानता देंगे, समानता देंगे, हम तुम्हें सेम पढ़ाएंगे, सेम एजुकेशन देंगे, उन्होंने बोल दिया, ठीक है, ये समानता हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि भाई समानता दे रहे हो तो फ्रीडम भी दो। अब तुम इसको तो फ्रीडम दे रहे हो रात को 2 बजे तक घूमने की, तो हमें भी रात को 2 बजे तक घूमने की फ्रीडम दो। पेरेंट्स ने कहा ठीक है, चलो हम तुम्हें 2 बजे तक नहीं देते हैं, इनको एक काम कर देते हैं, इनका भी कम कर देते हैं, 10 बजे, तुम भी 10 बजे तक घूम लो, ठीक है। तो फिर पहले इक्वालिटी हो गई, फिर क्या हो गई, फ्रीडम का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का हो गया। अब स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन रात को 10 बजे जा रहे हो तो तुम्हारा शोषण हो सकता है। तो इन्होंने क्या बोला कि शोषण के विरुद्ध अधिकार चाहिए, मतलब हमारा कोई शोषण ना कर सके, तो उसके विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। फिर ये हो गया, इसने अपने लिए ये सब मांग लिया, मतलब कि आराम से फ्रीडम भी मिल गई और बाकी इक्वालिटी भी मिल गई। फिर क्या, फिर इसने बोला कि ठीक है, अब मैं जो चाहती हूं, मैं अपना कोई धर्म मानना चाहती हूँ, ठीक है, अपना कोई धर्म मानना चाहती हूँ, तो मुझे उसको मानने की स्वतंत्रता चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली फिर धर्म को मानने की स्वतंत्रता हो गई। फिर धर्म के अलावा फिर हम यहाँ पे 3 जो हमने देखे वो किस हिसाब से देख लिए, एक गर्ल मांग रही है ये, अब ये गवर्नमेंट से मांग रही है, अभी तक अपने पेरेंट्स से मांग रही थी, अब ये बड़ी हो गई तो अब ये किससे मांग रही है, गवर्नमेंट से मांग रही है कि देखो ये तो हमने मांग लिया, अब हमें क्या चाहिए कि मैं मेरा धर्म मानना चाहती हूँ, तो कोई सा भी मेरा रिलीजन हो उसको मानने की स्वतंत्रता मुझे चाहिए। तो धर्म को मानने की स्वतंत्रता मिल गई। फिर इसने बोला कि कोई भी मेरा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, मतलब आप धर्म मानने की स्वतंत्रता दे रहे हैं, फेस्टिवल मना रही हूं मैं, अब फेस्टिवल मना रही हूं मैं तो उसमें मैं रंगोली भी बना सकती हूँ ना, तो मेरा कोई सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है, जो मेरा रिलीजन है, जो मेरे रिलीजन में मेरे जिस तरह का कल्चर है, उस कल्चर को मानने की स्वतंत्रता, वो कल्चर मैं उसको फॉलो कर सकूं और उसकी शिक्षा अपने बच्चों को दे सकूं, ठीक है, ये इसने अधिकार मांगा तो वो मिल गया। फिर उसके बाद बोला कि ये 2 अधिकार इसने गवर्नमेंट से मांग लिए। फिर क्या बोला कि भाई अगर इनको कोई नहीं फॉलो करता है, इनको अगर मुझे कोई नहीं देता है तो आप क्या करेंगे, संवैधानिक उपचार करेंगे, मतलब कि ये जो लड़की है ये सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, बोल सकती है कि हमें ये चीजें मिलनी चाहिए थी, ये हमें नहीं मिली, तो आप इनको पनिश करो, ठीक है। तो सबसे पहले इक्वालिटी, फिर उसके बाद फ्रीडम, फिर उसके बाद शोषण के खिलाफ अधिकार, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट, फिर उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। एक एक करके लाइन से याद होगा ये आपको, ठीक है, तो लाइन से आपको याद रखने हैं। फिर उसके बाद आपको आर्टिकल भी याद करा देंगे। सबसे पहले आता है इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी की मतलब कि सभी लोगों को समानता का अधिकार है। तो आर्टिकल 14 बोलता है कि समानता के विचार का प्रतिनिधित्व करता है, राज्य विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है। मतलब ये है, राज्य का मतलब है यहाँ पे देश से, ठीक है। तो हमारे संविधान के सामने सब समान है, सबको समान अधिकार देता है। हमारा जो कानून है उसके सामने सभी लोग समान है और सभी को समान संरक्षण मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को एक्स्ट्रा संरक्षण मिलेगा, किसी को कम, ठीक है। तो इक्वालिटी है, सभी लोग इक्वल हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब इक्वल अधिकार है और हमारे कानून के सामने सब समान है। तो सबसे पहले तो हमने बोल दिया कानून के सामने सब समान है। अब हमें कहां से कहां तक जाना था, 14 से लेके 18 तक इक्वालिटी की बात चल रही है। तो हमारे जो संविधान है उसके सामने सब समान हो गए। अब अगर सब समान हो गए तो फिर उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दूसरी चीज क्या है, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर उनपे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सब समान हो गए, कानून के हिसाब से सब समान हो गए, तो उनपे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा इन सभी में, ठीक है। धर्म पे, जाति पे, लिंग पे, आधार, जन्म के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि अब ठीक है, आपने इनमें भेदभाव नहीं किया, बोल दिया, तो अब कोई भी पर्सन है उसको रोजगार भी तो चाहिए,
ठीक है, अगर भेदभाव नहीं कर रहे हैं यहां तक हो गया, लेकिन इसको रोजगार भी तो चाहिए, तो सार्वजनिक रोजगार जो है उसमें समान अवसर मिलेंगे, मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ठीक है, तो इनको समान रोजगार के अधिकार होंगे। ठीक है, तो 16 हो गया। 14 में हमने क्या बोल दिया कि कानून के सामने सब समान है, फिर रंग भेद इन सब पे किसी पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया कि रोजगार, हमें इक्वल रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, छुआछूत का उन्मूलन, मतलब कि किसी को भी अनटचेबिलिटी नहीं होगी। ठीक है, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए। उसके बाद 18 क्या है, उपाधियों का उन्मूलन। अब इसको समझते हैं जरा। सबसे पहले हमने क्या बोला कि कानून के सामने सब समान है। सबसे पहले तो यही चीज आएगी, ऑब्वियस है, ये तो बाय डिफॉल्ट आपको पता ही है, सब समान है। तो किसी पर्सन ने बोला कि भाई हम कानून के सामने सब समान है, तो हमारे, मैं काला हूं ये गोरा, इस चीज पे, ठीक है, मैं लड़की हूं लड़का, इस चीज पे भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, नहीं किया। फिर उसके बाद लड़की लड़का, फिर ये लड़की बोलने लगी कि भाई अब भेदभाव नहीं कर रहे हो, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे भी काम चाहिए। तो 16 क्या बोल रहा है कि भाई समान रोजगार मिलेगा। अब समान रोजगार तो दे दिया आपने, लेकिन ऑफिस में जा रहे हैं वहां छुआछूत हो रही है। ठीक है, ऑफिस में चला गया ये पर्सन, तो ऑफिस में जाने के बाद छुआछूत हो रही है, तो अस्पष्टता, ठीक है, अनटचेबिलिटी, उसको खत्म करना है। और छुआछूत के साथ में एक चीज और होती थी पहले, आपको पता हो तो किसी किसी को कुछ टाइटल्स दिए जाते थे, जैसे कि राजा जी, ठीक है, इस तरह के टाइटल दिए जाते थे। तो उन टाइटलों को खत्म किया गया। क्यों? क्योंकि ये टाइटल से एक ऊपर एक नीचे ऑब्वियसली ऐसा हो जाता था, तो इसलिए उपाधियों का उन्मूलन। यहाँ पे सैन्य और जो शैक्षणिक उपाधियां हैं उनको मना किया, मतलब उनको मना करने से छूट मिली है, तो शैक्षणिक उपाधियां मिल जाती हैं, इसीलिए आपको अवार्ड्स वगैरह ये सब कुछ मिलते हैं। ठीक है, तो शैक्षणिक उपाधियां मिल जाती हैं और शिक्षा में आपको टाइटल्स भी मिलते हैं, लेकिन बाकी सब में टाइटल्स नहीं मिलेंगे, बाकी किसी भी तरह की उपाधियां नहीं दी जाएंगी। तो ये सभी क्या हो गया, आपका इक्वालिटी हो गई। ठीक है, लाइन से याद हो गया। फिर हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब कि स्वतंत्रता का। तो 14, 15, 16, 17, 18 यहां तक याद हो गए। अब 19 से लेके 22 तक हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारा क्या है, आर्टिकल 19, उसमें ये सभी स्वतंत्रताएं हैं। ये सारी की सारी आपको लाइन से पता होनी चाहिए। यहां से स्टार्ट होंगी, ऐसे चलेंगी और यहां तक जाएंगी। तो किस तरह की स्वतंत्रता है, सबसे पहले तो यहां पे हम समझते हैं कि कोई भी पर्सन है वो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो भाषण की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। सबसे पहले तो उसको क्या स्वतंत्रता चाहिए, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, भाई मुझे बोलने की तो आजादी दो। सबसे पहली आजादी क्या है कि मैं अपनी बात बोल सकूं। ठीक है, तो सबसे पहले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर उसके बाद मैंने अपनी बात बोल दी, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता। मैं चुपचाप से जाके किसी से बात करना चाह रही हूँ, 4 लोगों को बुलाना चाह रही हूँ, तो मैं बुला सकूं ना, तो मुझे शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता है। ठीक है, उसके बाद अब हमने एकत्रित होकर बात कर ली। फिर उसके बाद मैं कोई बड़ी एक सभा बनाना चाह रही हूँ, समूह बनाना चाह रही हूँ, तो उसकी स्वतंत्रता। ठीक है, पहले अकेले बोला, काम नहीं चला, फिर कुछ लोगों से आसपास जाके नेटवर्क बनाया, बोला ठीक है, तब भी काम नहीं चला। फिर हम आ गए, क्या गए, हमने बड़ा सभा बना ली, समूह बना लिया। ठीक है, उसके बाद सभा समूह बनाने पे भी काम नहीं चल रहा। अब हमने कहा कि भाई यहाँ से तो काम नहीं चलेगा, अपने गांव में बैठ के हम सभा समूह बना के बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी बात सुने, सुन ही नहीं रहा कोई, तो अब हम क्या करेंगे। अब हमने कहा चलो भाई दिल्ली चलो। ठीक है, तो आवागमन की स्वतंत्रता है ना, हम जा सके कहीं पे। अब हम वहां चले गए तो रहने के लिए घर चाहिए, ठीक है, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, तो निवास करने की, बसने की स्वतंत्रता होनी चाहिए हमें। फिर अब हम रहेंगे, खाएंगे, पिएंगे, तो पैसा तो होना चाहिए ना, तो हम वहां पे जाके पेशा कर सकें, व्यवसाय कर सकें, व्यापार कर सकें, इन सब की स्वतंत्रता। तो लाइन से याद हो गया आपको, कैसे याद हुआ, सबसे पहले तो बोलने की स्वतंत्रता, फिर किसी से मिलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने की स्वतंत्रता, फिर सभा समूह बनाने की, फिर आवागमन की, फिर वहां पे जाके रुकने की, और फिर उसके बाद वहां पे जॉब करने की स्वतंत्रता। तो ये किस में दे रखी है, आर्टिकल 19 में। क्लियर है। उसके बाद हम जाते हैं आर्टिकल 20 पर। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण। यहाँ पे मैंने 3 आर्टिकल लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 20 अपराधों की सजा के संबंध में संरक्षण। किसी ने मान लो किसी को मार दिया, ठीक है, मर्डर कर दिया, तो उसने अपराध किया। अब अपराध में उसको सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन उसमें संरक्षण किस तरह से है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद को अनुच्छेद 359 के तहत संचालन में आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो उस टाइम पर किसी पर्सन ने किसी दूसरे को मार दिया तो उसको भी
कुछ स्वतंत्रता मिलती है, उसकी जो सजा है उसके संबंध में भी संरक्षण मिलता है उस पर्सन को। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही सजा दे दोगे। उसने अपराध किया है, जो अपराध किया है उसी के लिए उसको सजा मिलेगी। ऐसा नहीं कि उसने चोरी की है और आप मर्डर की सजा सुना दो। ठीक है, ओके। यहाँ पे फिर उसके बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बताता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। जीवन जीने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है, जीवन जीने की स्वतंत्रता में मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सांस ले रहे हो। यहाँ पे आपको ये स्वतंत्रता दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप अपना क्या कर सकते हैं। आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको खाने की स्वतंत्रता, इसके अंदर ये सब आ जाता है। जैसे कि जीवन जीने की स्वतंत्रता है तो अच्छा खाने क्या इसी के अंडर आता है, अच्छा स्वास्थ्य की स्वतंत्रता भी इसी के अंतर्गत आती है, अच्छा पर्यावरण इसी के अंतर्गत आता है, एकांत, हम अकेले रहना चाहते हैं, मी टाइम आपने सुना होगा। मी टाइम मतलब मैं खुद के लिए टाइम देना चाहता हूँ। शिक्षा पाने का अधिकार आर्टिकल 21, नींद का अधिकार, सोने का अधिकार, भोजन का अधिकार, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 21। तो सुप्रीम कोर्ट बार बार पर इसको बताता है कि जीवन जीने का अधिकार सिर्फ इतना नहीं है कि किसी भी पर्सन को सिर्फ सांस लेने का अधिकार नहीं, अच्छा खाने का, अच्छा रहने का, अच्छे स्वास्थ्य का, शिक्षा का और उसको मी टाइम का भी। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार भी है। इसी में आता है कि भाई अच्छी सांस नहीं ले पाएगा ना, अगर पर्यावरण प्रदूषित है तो वो पर्सन सांस नहीं ले पा रहा है, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये सब उसके अधिकार हैं। ठीक है, मतलब कि लाइफस्टाइल अच्छी से जी सके कोई पर्सन, ये उसके अधिकार है। उसके बाद आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21A क्या बताता है, शिक्षा का अधिकार। इसी में जोड़ा गया था आर्टिकल 21A। ए का मतलब होता है अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, जब पहले आप देखते हैं ऐसे 21, 22, तो इनका मतलब होता है कि जिस दिन बने थे ना उसी दिन सेम हो गए, उसी दिन के हिसाब से है। उसके बाद कभी भी आपको ए लिखा हुआ मिले तो उसका मतलब ये है कि बाद में इसको जोड़ा गया है। बी भी इसी तरह से बाद में जोड़ा जाएगा, मतलब ए, बी, सी इस तरह से जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 21A में क्या बताया गया, शिक्षा का अधिकार। इसमें कोई भी जो राज्य होगा वो 6 से 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उन सभी को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराएगा। यहाँ पे 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसी भी बच्चे का अधिकार है, 14 साल तक के बच्चे का अधिकार है कि उसको निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट बनता है कि हमें इतनी प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। ठीक है, ये चीज आपको 3 जगह मिलेगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मिलेगी, हमारे फंडामेंटल राइट में भी मिलेगी, और अगर हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज तो हमारे पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो हमें ये जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड कराएं। ठीक है, तो तीनों जगह पे आपको ये मिलेगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 20 में आपने क्या देखा था कि अपराधों के संबंध में संरक्षण था, मतलब अपराध के लिए जब दोष सिद्ध होता है उसके संबंध में हमें संरक्षण मिलेगा। ठीक है, हमने जो अपराध किया उसी के अकॉर्डिंग हमें सजा मिलेगी, ये सब चीजें हमने देखा था। ठीक है, इसमें जैसे आप देखते हैं कि आर्टिकल 20 वाला बता रही हूँ, जैसे आपने देखा सुप्रीम कोर्ट नार्को टेस्ट कराता है, पॉलीग्राफी टेस्ट कराता है, ब्रेन मैपिंग कराते हैं, ठीक है, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराते हैं। तो इन सभी को, ये जो टेस्ट होते हैं ना, इन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए मना कर दिया कि नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, नार्को टेस्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 20 के तहत ही किया उन्होंने। ओके, अब हम देखते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 20 और 22 जो है उनमें कई बार हमें कंफ्यूजन होती है। सबसे पहले हम अपराध करेंगे, इतना समझ लो, उसके बाद हमारी क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। ठीक है, तो अपराध के लिए कहां पे है 20, फिर गिरफ्तारी के लिए कहां पे है 22। विवादास्पद गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा का उपाय। मान लीजिए मैंने कोई क्राइम ही नहीं किया, तो क्या किया, पुलिस वालों ने मुझे ले गए और मुझे जेल में डाल दिया, फिर हैरेसमेंट चल रहा है कुछ भी। ठीक है, तो वो चीज के खिलाफ मुझे सुरक्षा का अधिकार है। ये आर्टिकल किसमें बताया गया है, 22 में बताया गया है। तो किसी भी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण के बारे में सूचित किया जाए कि भाई क्यों कर रहे हो, सबसे पहले तो मुझे रीजन बताओ कि मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो आप। ठीक है, तो ये मुझे अधिकार है। दूसरा, मैं अपनी पसंद का वकील चुन सकती हूँ, मुझे ये अधिकार है। तीसरा, कि अगर मुझे गिरफ्तार किया है आपने, तो पहली चीज तो है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आप मुझे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। ठीक है, और केवल उसके अधिकार के साथ ही हिरासत में रखा जाए। ऐसे नहीं कि आपने किसी को भी जेल में डाल दिया और जेल में डालने के बाद आप उसको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जा रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इसमें गर्ल्स का ये भी है कि आपको उनको नाइट में अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार हमें किस में मिले हैं, आर्टिकल 22 में। तो 19, 21, 22। ठीक है, तो ये हमने पूरा किस में देख लिया, 19, 21,
22 ये फ्रीडम वाले में। ओके, ये आपको याद हो गए। अब हम देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध अधिकार। ये आता है हमारा 23-24 एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए हमारा। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, सबका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, किसी का भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, किसी भी मानव का, मतलब कि मेल फीमेल है ना, महिलाओं का, बच्चों का, भिखारियों का और जो मजदूर हैं उनको श्रम को मानव गरिमा के खिलाफ यातायात में निषेध करता है। मतलब कि यहाँ पे किसी का भी दैहिक स्वतंत्रता, एक तरह की हमारा यहाँ पे आता है कि किसी भी, मतलब जैसे जो महिलाएं हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए, उनको खतरनाक जगह पे काम नहीं कराना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के कोई भी, जैसे भिखारियां हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पे बेचा जाता है। पहले जैसे होता था कि जो मजदूर होते थे उनको बेच दिया जाता और बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं बहुत टाइम तक, तो एक तरह से बेच दिया जाता था, वो चीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 23 ये बताता है। 24 थोड़ा और एडवांस हो गया इसमें क्या हो गया, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको खतरनाक पेशे में नहीं लगाना चाहिए। मतलब कि किसी भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे को आप ऐसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते जहां पे उसकी जान का रिस्क हो। ठीक है, तो वहां पे हजार्डस जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनमें इनको काम नहीं करने देना है। ओके, इस अधिकार ने मानवाधिकार अवधारणाओं और संयुक्त राष्ट्र के मानदंडों का पालन किया है। मतलब यहाँ जो संयुक्त राष्ट्र है वो ये बोलता है कि आप जो बच्चे हैं और जो भी कोई भी पर्सन है वो उसको लाइफ में किसी भी उनका, मतलब कहीं पे भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उनको शोषण नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से देखा जाए तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको स्वतंत्रता नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध अधिकार आता है, जब कोई पर्सन हमें एक्सप्लॉइट करता है तो हमारी स्वतंत्रता उससे छिन रही है। तो आर्टिकल 23-24 एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध अधिकार देता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। अब देखते हैं आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। यहाँ पे क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब हमने 3 चीजें मांग ली, पहले इक्वालिटी मांग ली, फिर फ्रीडम मांग ली, फिर एक्सप्लॉइटेशन के विरुद्ध मांग लिया। फिर उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं कि भाई हम हमारा धर्म मानना चाहते हैं, तो धर्म मानने की स्वतंत्रता हमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। इसके लिए 25 और 26 में भारतीय लोकतंत्र की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर जोर दिया है, अर्थात सभी धर्मों के लिए समान सम्मान। हमारी गवर्नमेंट का कोई भी धर्म नहीं है, उसके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है, वो कैसी है, धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, मतलब उसका कोई भी धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म कैसे है, समान है, सभी लोगों के लिए समान सम्मान होगा, सभी धर्म के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लिए समान सम्मान होगा। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या बोलता है, किसी भी धर्म के प्रचार और रख रखाव पर धार्मिक खर्चों के लिए करों का भुगतान नहीं करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब कि किसी भी धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, उसके रख रखाव के लिए धार्मिक खर्चे जो होते हैं उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, और आर्टिकल 28 बोलता है राज्य द्वारा बनाए गए शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों का पालन करना है। जो भी शैक्षिक संस्थान वगैरह बनाए गए हैं जिनमें शिक्षा दी जाती है, उनमें जो धार्मिक, मतलब उसमें धर्म को मानना है, बेसिकली उनका पालन करना है। उनका ऐसा नहीं कि धर्म के अगेंस्ट आप कुछ भी सिखा रहे हो, किसी भी धर्म के विरुद्ध आप कुछ भी सिखा रहे हो, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो 25, 26, 27, 28 ये क्या हो गया आपका, रिलीजन को मानने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं 29 और 30। ये क्या बोलते हैं, राइट टू माइनॉरिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां तक हमने सारी चीजें किसके लिए देखी, सभी लोगों के लिए देखी। अब यहाँ पे ये जो आपने देखा था कल्चरल और एजुकेशनल राइट, ये आपका माइनॉरिटी के लिए है। ठीक है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए। यहां तक हमने देखा था सभी स्कूल्स वगैरह में क्या होगा, शैक्षिक संस्थान वगैरह में धार्मिक निर्देशों का पालन किया जाएगा। अब जो माइनॉरिटीज हैं उनको हमारी गवर्नमेंट ये चीज देती है कि वो अपना जो संस्कृति है और जो अपने जो उनका भी जो भी कल्चर है उसको वो बना के रख सकें। ठीक है, जैसे जो आप देखते हैं भील जाती है, ठीक है, ये जो आपकी माइनॉरिटी है इनका अलग कल्चर होता है, तो ये अपने कल्चर को बना के रख सकें, इसीलिए ये उनको राइट दिया गया है। तो अल्पसंख्यकों के अधिकार हैं, इसमें सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं। एक अल्पसंख्यक समुदाय शिक्षण संस्थान द्वारा और उसके माध्यम से अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति को प्रभावी ढंग से संरक्षण कर सकता है। ठीक है, तो कोई भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो अपने लिए, इसके लिए वो स्कूल भी खोल सकते हैं या अपने बच्चों को अपना एजुकेशन दे सकते हैं, इसके लिए स्कूल वगैरह खोल के वो अपनी लैंग्वेज को सिखा सकते हैं। ठीक है, अपनी संस्कृति को बना के रख सकते हैं, तो उनको ये संरक्षण का अधिकार है माइनॉरिटीज के लिए। ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे आता है आर्टिकल 30, 29 में ये दे दिया
30 में क्या दे रखा है, आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों के अधिकारों को बताता है कि क्या शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के लिए धर्म या भाषा पर आधारित है। मतलब कि इनके लिए जो शिक्षा संस्थान है वो बनाए जाएं और उनमें उनका धर्म जो है उसको माना जाए, मतलब उसको खत्म ना किया जाए, उसको प्रिजर्व करके रखा जाए। उसके लिए उनके जो बच्चे हैं उनको उनका धर्म, उनकी भाषा सिखाई जाए। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों के रूप में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे आप जानते हैं कि पहले हमारे 7 फंडामेंटल राइट थे, ठीक है, जो कि बाद में कम करके 6 कर दिए गए। इसमें से हमने देखा था आपका कहाँ तक, ये 30 तक देखा ना, हमने देखा है यहाँ पे 12 से लेके 35 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 12 से लेके 30 तक हम देख चुके हैं। 31 आपने नहीं देखा, 32 से लेके 35 तक अब आप देखेंगे, है ना। तो 31 कहाँ गया, तो 31 वही है जो हमारा क्या था, संपत्ति का अधिकार था। ठीक है, मतलब कि किसी भी पर्सन की जो संपत्ति है वो उसका मूल अधिकार था, लेकिन बाद में इसको खत्म कर दिया गया और अब इसको आर्टिकल 301 के तहत सिर्फ और सिर्फ एक कानूनी अधिकार बनाया है। मतलब कि फंडामेंटल राइट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार है। इसमें जो कार्रवाई होगी वो होगी और कार्रवाई के बाद आपकी जमीन आपको वापस कराई जाएगी, पर इसमें विधायी कार्रवाई नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि विधान, मतलब ये क्यों किया गया, ये बात समझिए जरा। ठीक है, देखिए ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, ये मुझसे कोई नहीं ले सकता। मेरे पास इसकी फाइल है, मतलब मेरे पास इसके डॉक्यूमेंट है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा राइट है इस पे, तो कोई पर्सन मुझसे ये नहीं ले सकता। अगर मुझसे लेता है तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट को मेरी इस प्रॉपर्टी पे या पूरी इस तरह से एक सड़क बनानी है और मेरी इस प्रॉपर्टी बीच में आ रही है प्रॉपर्टी, तो यार गवर्नमेंट को तो ये करनी पड़ेगी ना, ये सड़क तो बनानी पड़ेगी उनको, या वो इधर से लेके जाए, यहाँ पता चला किसी और की आ रही है। तो अब इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है, ये प्रॉपर्टी आपकी ले सकती है और इसके बदले में आपको पैसे दे देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट इस तरह से कर सकती है। इसीलिए ये जो था आपका संपत्ति का अधिकार, इसको मूल अधिकार से हटाया गया, क्योंकि मूल अधिकारों के लिए आप क्या कर सकते हैं, रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। मूल अधिकार आप किसी के छीन नहीं सकते। ठीक है, लेकिन नॉर्मल जो कानूनी अधिकार है उनकी एवज में जो गवर्नमेंट है वो हर्जाना तो दे सकती है आपको, लेकिन वो चीज ले सकती है, तो गवर्नमेंट कर सकती है ऐसा। ठीक है, ये तो उसमें विधायी कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ कानूनी कार्रवाई होगी। ठीक है, ओके। अब देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 25 से लेके 32 से लेके 35 तक, 32 से 35 तक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको प्रोवाइड करता है। मतलब कि इनमें से कोई भी अधिकार अगर आपका जा रहा है, ये जो आपने पीछे 5 पढ़े, उनमें से कोई भी अधिकार जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, रिट जारी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास 5 तरह की रिट होती है सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें से एक मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए होती है। मौलिक अधिकार, किसी भी पर्सन के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए आपको गारंटी देता है, एक तरह की गारंटी है ये। सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है जो भी पर्सन आपके अधिकारों का हनन कर रहा है उसको एक तो सजा दे सकता है। गवर्नमेंट भी अगर कर रही है ना तो गवर्नमेंट को भी बोल सकता है कि आप ये गलत कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति है आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक। यहाँ पे आर्टिकल 33 देखते हैं, संसद को सशस्त्र बलों या लोक व्यवस्था के रखरखाव के लिए मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार है। ठीक है, तो संसद जो है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, और लोक व्यवस्था के लिए और सशस्त्र बलों के रखरखाव के लिए ये क्या कर सकती है, इसमें संशोधन कर सकती है। 35 में क्या है, कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के पास नहीं है। यहाँ पे कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकारों को प्रभावी करने के लिए, मतलब कि ये मौलिक अधिकारों को कोई मान नहीं रहा है, ठीक है, तो वो उनका पालन हो ठीक से, तो उसके लिए कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। संसद इस पे कानून बना सकती है जिससे कि वो कड़ा कानून होगा तो उसकी लोग पालन करेंगे। ठीक है, मतलब इसकी अगर हनन हो रहा है तो उसके लिए कानून बना सकती है, और ये किसके पास शक्ति है, संसद के पास है। ठीक है, तो ये हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा यहाँ पे सारी चीजें। तो हमने ये अमेरिका के संविधान से लिए हैं। ठीक है,
अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, ठीक है। कर्तव्य हमने किससे लिए हैं? सोवियत यूनियन संघ से लिए हैं हमने कर्तव्य हमारे। तो ये हमारे सारे के सारे मौलिक अधिकार हो गए। मौलिक अधिकारों में सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है। जब हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तब वो रिट भी देखेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण करता है, इसमें परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है, उत्प्रेक्षण होता है और अधिकार पक्ष। ये 5 तरह की रिट होती है जो कि हम किसमें देखने वाले? सुप्रीम कोर्ट में देखेंगे, ठीक है। आर्टिकल 32, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 32 में ही है ये सुप्रीम कोर्ट, पर ये 2 जगह कवर होता है तो इसीलिए हमने यहाँ पे कवर नहीं किया। हम 32 जो आर्टिकल है वो किसमें कवर करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो भी आपके लिए प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 के तहत आपको रिट जारी करता है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट है वो 226 के तहत, ठीक है। 226 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट 32, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूरे के पूरे मौलिक अधिकार पढ़े जो हमने किससे लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? तो 12 से लेके 35 तक है, 12 से लेके 35। यहाँ पे आपने 31 नहीं पढ़ा जो कि क्या हो गया आपका? 300A हो गया, ठीक है यहाँ पे। और हमने पढ़ा था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ये जो आया था, जिसमें क्या था हमारा? जो 21A जोड़ा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। 21A। अभी हमारे संविधान में कितने अधिकार हैं? तो 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। कब से हैं? तो जब से संविधान बना तब से। अब मूल अधिकार जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति इनको निलंबित कर सकता है और इन पे कुछ आवश्यक प्रतिबंध जो है वो कौन लगा सकता है? सरकार, जो संसद है, मतलब आपकी जो संसद है वो लगा सकती है, ठीक है। इन पे कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। यहाँ पे आपने एक आर्टिकल देखा था जो कि इस टाइम पे खत्म नहीं किया जा सकता। तो आपने आर्टिकल 20 देखा था ना, इसको आप आपातकाल के टाइम पे भी खत्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा मूल अधिकार कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे हम कुछ मूल अधिकारों में संशोधन की बात करें अगर तो कुछ मूल अधिकार जो है आपके उसमें अमेंडमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले हम 1967 में बात करते हैं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ये केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इस केस में क्या हुआ था? गोलकनाथ वाद जो था उसमें पहले दिए गए जो निर्णय थे उस पर ये चीज बोली गई कि संविधान की किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें आपका 368 और मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया, मतलब कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। पर बाद में इसमें बोला गया, मतलब इस वाले में 368 में निर्धारित जो प्रक्रिया है उसके माध्यम से यहाँ पे जो मूल अधिकार है उनमें संशोधन नहीं किया जा सकता। मतलब कि 1967 का जो केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें बोला गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता, ठीक है। एट लास्ट ये चीज बात आई, ठीक है। फिर उसके बाद 24वां संविधान संशोधन हुआ 1971। इसमें संविधान संशोधन ये बात था। उसके बाद 71 में संशोधन हुआ। इसमें बोला गया कि इस संशोधन द्वारा क्या चीज जोड़ी गई कि जो अनुच्छेद 13 है और 168 है उसमें संशोधन किया गया और इनमें संशोधन करके ये चीज जोड़ी गई कि 368 में जो भी प्रक्रिया है उसके अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोल दिया गया? 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर इसमें संशोधन किया गया, ठीक है। 24वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें इसी में ही संशोधन कर दिया गया। क्या कर दिया गया कि भाई इसमें हम चेंज करेंगे और इसके थ्रू फिर हम मूल अधिकारों में चेंज कर देंगे, तभी फिर इसको बाद में जोड़ा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद आया 1973, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? 24वें संविधान संशोधन में बोला गया था ना कि आप इसमें मूल अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, तो इसको बाद में खत्म कर दिया गया। नहीं, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे इसको निरस्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन आया। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें क्या हुआ? 368 जो था उसके 4 और 5 जो खंड थे वो जोड़े गए और उनमें ये बोला गया कि इस प्रकार के जो भी संशोधन है उसमें किसी भी न्यायालय में उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे क्या हुआ? सबसे पहले बोला गया कि भाई आप संविधान में संशोधन करके मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनको चेंज नहीं कर सकते। तो फिर नहीं कर सकते, फिर 24वां संशोधन ले आई गवर्नमेंट। इनने बोला कि नहीं आप चेंज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट इसको ले आई। उनने बोला कि भाई हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा संशोधन ले आई। फिर उसके बाद
कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, इस चीज को खत्म कर दिया, 24वां संशोधन इसको खारिज कर दिया। फिर उसके बाद वापस ये संशोधन ले आई 42वां, उसमें क्या बोल दिया कि नहीं, हम इसमें जो चेंज करेंगे ना उसको सुप्रीम कोर्ट या उसको कोर्ट में वो निरस्त नहीं कर सकता, वो उसको पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, प्रश्न नहीं कर सकते, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे संशोधन कर दिया गया, इसीलिए फिर संविधान में संशोधन हुआ था जो संपत्ति का अधिकार था। ओके, बाद में फिर उसके बाद क्या हुआ, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस बात में क्या हुआ, संविधान के जो आधारभूत लक्षण हैं उनकी रक्षा करने का अधिकार जो है वो न्यायालय के पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आधारभूत ढांचा है संविधान का उसकी रक्षा कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और जो सुप्रीम कोर्ट है इस आधार पर किसी भी संशोधन का वो चेक कर सकता है, ठीक है। और इसीलिए 42वें संविधान संशोधन में जो व्यवस्था की गई थी उसको खत्म कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको एक्स्ट्रा चीज बता रही हूँ। सबसे पहले हमने बोला गोलकनाथ बनाम, उन्होंने बोला कि नहीं आप इसमें चेंज नहीं कर सकते, ठीक है भाई, नहीं चेंज किया। फिर उसके बाद सरकार फिर ले आई 24वां संविधान संशोधन ले आई, उसमें बोला उन्होंने कि नहीं हम तो संशोधन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आया, उसमें बोला था कि नहीं, आपने जो बोला वो गलत है, गवर्नमेंट को फिर कोर्ट ने गलत बोल दिया। फिर उसके बाद 42वां संविधान संशोधन ले आए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं अब तो हम ऐसा करते हैं कि गवर्नमेंट ये ले आई कि आप कोर्ट में इस पे क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद दूसरा आया, ठीक है, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, जिसमें क्या बोला गया कि आधारभूत ढांचे में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो फिर उसको क्वेश्चन कर सकता है, उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये पावर है कि उसका पुनरावलोकन वो कर सकता है, ठीक है। तो 42वें संविधान में जो व्यवस्था की गई थी उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। बाद में फिर आप यहाँ पे देखते हैं 86वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका आया था 2002 में, जिसमें संपत्ति के अधिकार को खत्म किया गया था। तो ये हमारा हमने देखा मौलिक अधिकारों से रिलेटेड जो भी आपका टॉपिक था पूरा का पूरा हमने पढ़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।